तो चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पॉलिसी मेक इन इंडिया के बारे में। और हम सिर्फ हेडलाइंस पर नहीं रुकेंगे बल्कि इसकी हकीकत की गहराई में उतरेंगे। साल 2014 में एक बहुत बड़ा और बहुत सीधा सा वादा किया गया था। एक ऐसा वादा जिसमें भारत में एक औद्योगिक क्रांति लाने की बात थी। वादा ये था कि भारत दुनिया की फैक्ट्री बनेगा। और देखिए, पहली नज़र में कागजों पर ऐसा लगा भी कि हाँ, ये पॉलिसी तो काम कर रही है। सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा था। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी? अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये हमें क्या बताते हैं? ये दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात लगभग दोगुना हो गया है और नई फैक्ट्रियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। मतलब सब मिलकर एक कामयाबी की तस्वीर बना रहे थे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सब इतना अच्छा था, तो फिर आज भी भारत उन सभी जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर क्यों है? ये ऊपर ऊपर के आंकड़े इस गहरे सवाल का जवाब नहीं देते। इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत ही बुनियादी फर्क में। और वो फर्क है असेंबली और मालिकाना हक के बीच। चलिए इसे जरा समझते हैं। अच्छा, इसे ऐसे समझिए। एक शेफ है जो किसी और की रेसिपी से केक बनाता है। उसे हमेशा उस इंसान से बहुत कम पैसे मिलेंगे जिसने वो रेसिपी बनाई है, जिसका उस पर मालिकाना हक है। मैन्युफैक्चरिंग में भी बिल्कुल यही होता है। पुर्जे जोड़ना यानी असेंबली करना एक कम वैल्यू वाला काम है। असली वैल्यू तो उस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी, डिजाइन और पेटेंट का मालिक होने में है। तो हुआ ये कि मेक इन इंडिया का ज्यादातर फोकस इन्हीं कम वैल्यू वाले कामों पर चला गया। मान लीजिए एक मोबाइल फोन है। भारत में क्या हो रहा है? विदेश से आए पुर्जों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, उसे टेस्ट किया जा रहा है और फिर डिब्बे में पैक करके भेज दिया जा रहा है। लेकिन एक फोन के जो सबसे जरूरी, सबसे कीमती हिस्से होते हैं, वो क्या है? उसका दिमाग यानी चिप, उसकी आंखें यानी स्क्रीन और उसकी जान यानी बैटरी। ये सब आज भी बाहर से ही आते हैं। यहाँ तक कि फैक्ट्री में जो रोबोट काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो भी। और जाहिर है, जब ये सब बाहर से आएगा तो हर साल अरबों डॉलर का मुनाफा भी तो विदेश ही जाएगा। तो इसका कड़वा सच ये है कि इसे असली औद्योगिक शक्ति नहीं कहा जा सकता। ये असल में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब भारत को बस पुर्जे जोड़ने की मजदूरी मिल रही है, असली मलाई नहीं। तो सवाल ये है कि हम इस रास्ते पर चले ही क्यों? और इसे समझने के लिए हमें दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर यानी चीन से अपनी रणनीति की तुलना करनी होगी। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। भारत की रणनीति थी विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोलना कि आइए और काम कीजिए। वहीं चीन की रणनीति एकदम अलग थी। चीन ने कंपनियों से साफ कहा, हमारे बाजार में आना है तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन यहीं बनानी होगी और अपनी टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ साझा करनी होगी। और ये एक लाइन इस पूरे फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। चीन ने अपना खुद का औद्योगिक इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया, जबकि भारत ने सिर्फ असेंबली के लिए दरवाजे खोल दिए। और इसी का नतीजा ये हुआ कि भारत एक बहुत ही जरूरी चीज, एक बुनियाद बनाने से चूक गया, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं हैं। ये वो सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत आपको फैक्ट्रियां बनाने के लिए पड़ती है। जैसे मशीनें बनाने वाली मशीनें, एडवांस्ड मटेरियल्स और हाँ, कंप्यूटर चिप्स बनाने की क्षमता। और अफसोस की बात यह है कि भारत में बड़े पैमाने पर इन्हीं बुनियादी चीज़ों की कमी है। हमारे पास मशीन बनाने वाली कंपनियां, एडवांस्ड केमिकल इंडस्ट्रीज और सेमीकंडक्टर बनाने वाले फैब्स उस स्केल पर नहीं हैं जो एक असली औद्योगिक शक्ति बनने के लिए ज़रूरी हैं। अब जाहिर है, जब बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये है कि यहाँ की फैक्ट्रियां आयात पर निर्भर रहती हैं। वे नाजुक हैं, क्योंकि सप्लाई चेन में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो काम ठप, और वे महंगी भी होती हैं। तो चलिए इन सब बातों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि असली नतीजा क्या निकला, कि मेक इन इंडिया ने असल में क्या हासिल किया है। सरकार ने विदेशी कंपनियों को लाने के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम चलाई, जिसका नाम है PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। आसान भाषा में कहें तो सरकार भारत में उत्पादन करने के लिए कंपनियों को सब्सिडी देती है, यानी पैसा देती है। तो आइए अब देखते हैं इस PLI स्कीम का रिपोर्ट कार्ड। एक तरफ है वो चीजें जो इसने हासिल की। हाँ, इसने उत्पादन बढ़ाया, निर्यात बढ़ाया और नौकरियां भी पैदा की।
ये अच्छी बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो शायद ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ें जो ये नहीं बना पाई। इसने कोई बड़ा भारतीय ब्रांड नहीं बनाया जिसे दुनिया जाने, इसने भारतीय मशीनें नहीं बनाई, और सबसे ज़रूरी, इसने भारतीय पेटेंट नहीं बनाए, जो भविष्य के इनोवेशन की नींव होते हैं। और ये लाइन मुझे लगता है पूरी कहानी कह देती है। एक देश ने अपनी स्थायी क्षमता बनाई, अपनी नींव मजबूत की, जबकि दूसरा देश सिर्फ किराए की फैक्ट्रियों पर निर्भर है। मतलब जब तक सब्सिडी है तब तक कंपनियां हैं। तो आखिर में हम क्या कहें? क्या मेक इन इंडिया फेल हो गया? नहीं, पूरी तरह फेल तो नहीं हुआ। इसने फैक्ट्रियां बनाई, रोजगार भी पैदा किए, लेकिन इसने वो औद्योगिक शक्ति नहीं बनाई जिसकी उम्मीद की गई थी। सच्चाई ये है कि भारत आज वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में किसी और की बनाई हुई सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन रहा है, न कि उस चेन का मालिक। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में